एंड अ एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, यानी कि सेब वो फल है जो हमें डॉक्टर से दूर रखता है। लेकिन सेब की फसल कैसी हो, उसकी क्वालिटी कैसी हो, इसके लिए किसान की जिम्मेदारी भी एक डॉक्टर से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सेक्टर हॉर्टिकल्चर सेक्टर एप्पल की, जो प्रदेश की सबसे बड़ी इकॉनमी है। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका डडवाल और मेरे साथ सहयोगी हैं मेरे सृजल शर्मा। आज का हमारा विषय है शरद ऋतु में सेब के बगीचों का प्रबंधन। आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर के प्रमाणिक जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रीजनल स्टेशन शिमला में। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि शरद ऋतु में सेब के बगीचों की देखभाल कैसे करें, तो सबसे पहले जो है हम बात ही उससे स्टार्ट करते हैं कि सेब के बगीचों की सर्दी के मौसम में कैसी देखभाल की जाए। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। जे हिमाचल प्रदेश को सेब का राज्य का हिसाब से माना जाता है और यहाँ का सेब बहुत मशहूर भी है। किन्नौर लाहौल स्पीति का सेब तो वर्ल्ड फेमस भी है, आप बोल सकते हैं। लेकिन सर्दी का ऋतु जो आप चुना, देखिए इसी टाइम में पौधे में पतझड़ हो जाता है, पौधे सुप्तावस्था में चला जाता है। तो सुप्तावस्था में जब चला जाता है, उसी टाइम में पौधे में आपको काट छाट जो भी करना है, आपको मिट्टी निकाल के जड़ में कोई कुछ है कि वो देखने का, ये सब आपके पास मौका मिल जाता है। तो इसलिए सर्दी ऋतु के लिए सब लोग इंतज़ार करते हैं कि एक साल में जो कोई गलती हो गया वो अभी रेक्टिफाई करने का टाइम आ गया। तो सर्दी ऋतु के लिए जो बागबानों भाइयों वो बहुत बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि सर्दी ऋतु आएगा तो हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया, अभी आपने वर्णन किया काट छाट का, यानी कि प्रूनिंग का, तो उसका क्या रीज़न रहता है, क्यों प्रूनिंग करते हैं, क्यों वो की जाती है? हाँ, देखिए अभी प्रूनिंग का इसका तो किस लिए कर रहे हैं आपको, जैसे कि जो कोई पौधे में ज़्यादा आपको ग्रोथ हो रहा है, कोई जगह ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये सब कम करने के लिए जब एक्टिव स्टेज था तो उसी टाइम में हम कर नहीं सकते, क्योंकि पौधे में भी प्राण है। आपको पता ही है जी, ये जान है। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने बहुत पहले में बोल दिया था जे पौधे में भी प्राण है। तो अभी एक हम लोग जैसे हम लोग का कोई ऑपरेशन करना होता है तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को एनेस्थेसिया देकर बेहोश कर देते हैं। तो हमको कुछ जब काटछाट, हमारा शरीर में भी तो काटछाट होता है, ऑपरेशन जो होते हैं, तो उसी टाइम में हमको कोई हम फील नहीं करते हैं ना। तो पौधे का भी हम जब सुप्तावस्था में चला जाता है, इसी टाइम में हम काटछाट करते हैं। तो काटछाट आप जो बोल रहे हैं किस लिए करेंगे, जैसे कोई पौधे में बीमारी लग गया, कोई टनिया में आपका कीड़ा लग गया, तो ये सबको अभी रिमूव करना है। तो उसके लिए कैंची से, स्केटियर बोलते हैं, उससे काटना पड़ता है, प्रूनिंग किया जाता है। तो फिर खाली टनिया में नहीं, कभी रूट प्रूनिंग भी करना पड़ता है ना। जड़ों में भी कुछ ऐसे हो गया तो अभी मिट्टी खोद के आपको जड़ निकाल के जड़ में भी हम इसी तरह प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग खाली करना नहीं, प्रूनिंग के बाद जैसे कि हमारा कोई चीज़ काट जाता है, काटने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक व कुछ लगाते हैं। तो इसको भी पौधे में भी जो प्रूनिंग के बाद हमको कुछ लगाना पड़ता है, कुछ छिड़काव करना पड़ता है। तो इसी तरह आप देखोगे प्रूनिंग खाली प्रूनिंग जो है, ट्रेनिंग देते हैं पौधे को, एक अच्छा तरह फ्रेम मतलब मजबूती देते हैं, उसको कैसे उसका स्ट्रक्चर रहेंगे, उस स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क का ट्रेनिंग देते हैं। और प्रूनिंग दे देते हैं जो आप काट छाट करके इसको जो सनलाइट, जो एयर रेज आता है, एयर फ्लो होता है, ये सब का संतुलन बनाने के लिए जो आपको खाली देखोगे कोई पौधे होता है जो इसको बिल्कुल टनिया भर गया, आपको नीचे वाला जो फ्रूट आएगा उसमें कलर नहीं होगा, उसमें साइज नहीं डेवलप होता है। तो इसलिए काट छाट का बहुत ज़रूरी पड़ता है, ठीक है ना। कि उसकी क्वालिटी को हम बात करें कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे हम प्रूनिंग की बात की हमने, तो प्रूनिंग के साथ साथ अक्सर सृजल देखा है कि स्प्रे की जाती है जी। स्प्रे की जाती है, तो स्प्रे करने का क्या मकसद होता है? मैं पहले भी बताया है जी, जैसे कि हमारा कोई जगह काट हो जाता है तो हम क्या एंटीसेप्टिक व कुछ घाव का वो करने के लिए, कम करने के लिए लगाते हैं। तो पौधे में भी जैसे कि आप प्रूनिंग करेंगे, देखिए प्रूनिंग करने के बाद
आपको छिड़काव करने का इसलिए हम बोलते हैं जो उसको जो काट होता है ना, वो काट से कोई कुछ भी जीवाणु अंदर ना जाए, कोई फंगस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ एक वे मिल जाता है ना कोई घुसने के लिए पौधे के अंदर तो उसको रोकने के लिए छिड़काव करना पड़ता है। तो छिड़काव बहुत सारे होते हैं, एक तो है प्रोटेक्टिव छिड़काव, एक है जो कुछ चीज़ आपको पौधे में लग रहा है जो ये बीमारी है उसके लिए छिड़काव। तो इसी तरह अलग अलग छिड़काव होता है। मेनली जो है विंटर में, सर्दी का सीज़न में आप जैसे बताए, इसी टाइम में हम बोडो मिक्सचर का छिड़काव करते हैं, ठीक है ना। वो वाला छिड़काव में बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव पेस्ट के हिसाब से भी माना जाता है, पेंट का भी हिसाब से माना जाता है और छिड़काव में बहुत अच्छा रोल पड़ता है। तो हर बागवानों के बोडो मिक्सचर का एक छिड़काव बहुत ज़रूरी पड़ता है। और बोडो मिक्सचर नहीं होगा तो फिर हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मतलब जैसे कि मार्केट में आपका ब्लाइटॉक्स, फाइटोलैंड, ब्लू कॉपर, बहुत सारे दवाई उपलब्ध होते हैं, उसका भी छिड़काव करना। आपने कई नए नए हमारे को नाम बताए यहाँ पे, पर इनमें से टाइम क्या रहता है सूटेबल जो इनको स्प्रे करने का, किस दवाई का कौन सा टाइम सूटेबल रहता है, उसका थोड़ा आइडिया। समय होता है कि इसको जो स्प्रे करने का जो है वो समय दिया जाता है सृजल, जैसे कि समय का जो है मैं चाहती हूँ कि हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कौन सा समय है जो सूटेबल है। देखिए छिड़काव तो थ्रू आउट ग्रोइंग सीजन, मतलब वो जब तक आपका हार्वेस्ट हो रहा है उससे पहले भी छिड़काव होता है, 1 महीने पहले तक, उसके हार्वेस्ट के बाद भी छिड़काव चलता है। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं जो प्रूनिंग ट्रेनिंग जब चलेगा, जब ट्रेनिंग प्रूनिंग, मैं पहले भी बोला जी उसको जो कटिंग पोर्शन जो है उसको करने के लिए छिड़काव करना जरूरी है। उसके बाद जो क्या होगा, जैसे कि आपका पेटल फॉल, मतलब फूल आ जाता है, फूल आने के बाद फ्रूट सेट होके जो उसको पंखुड़ी जो बोलते हैं ना, वो जब गिर जाता है उसके बाद भी छिड़काव शुरू हो जाता है, न्यूट्रिएंट का छिड़काव। अभी जो करेंगे काट छाट के बाद वो तो कोई फंजीसाइड का हम छिड़काव कर लेते हैं। आपको जब पेटल फॉल जो हो जाता है उसके बाद आपका न्यूट्रिएंट स्प्रे शुरू हो जाता है। ये कभी यूरिया का 0.5% यूरिया, कभी बोरिक एसिड 0.1%, कोई जिंक सल्फेट 0.5%, इसी तरह चलते जा रहा है। तो उसके बाद हार्वेस्टिंग का पहले 1 महीने पहले आपका हमारा जो है कैल्शियम क्लोराइड का वो भी छिड़काव। तो वो छिड़काव फिर उसके बाद जब तोड़ाई हो जाता है उसके बाद जो हमको जो है यूरिया का 5% यूरिया का भी छिड़काव। तो आप देखोगे थ्रू आउट द ईयर जो है वो स्प्रे जो है वो चलते रहता है। तो क्या ये जो हम स्प्रे की बात कर रहे हैं, क्या ये बीमारियों से बचाने के लिए भी पेड़ों को किया जाता है या फल को बचाने के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए किया जाता है स्प्रे? नहीं, ये तो सबके लिए छिड़काव जो करेंगे, पहले तो आप जो बोला जो सर्दी का सीज़न में तो हमको पहले छिड़काव है जो हम जब ट्रेनिंग प्रूनिंग करते हैं उससे जो काट लगता है वो काट को कोई घाव में ना पहुंचाए, कोई पौधे को नुकसान ना पहुंचाए, पहले छिड़काव तो आपको उसके लिए करा जाता है। फिर छिड़काव होता है जो आपको पौधे में पौष्टिकता कम है, जैसे कि हम न्यूट्रिएंट्स कम है, जैसे हमारी बॉडी में जैसे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं में लोग भुगते हैं तो उसको न्यूट्रिएंट देना जरूरत होता है, पोषण देने के लिए तो पौधे को भी पोषण चाहिए। पौधे के पोषण मेनली आपको फर्टिलाइजर के हिसाब से नीचे जो है सॉइल में देना पड़ता है। तो उसका कमी जब होता है तो हम छिड़काव करके उसको भी संतुलन बना रहता है। तो इसी तरह आपको चलता है थ्रू आउट द ईयर, जो किसके लिए आप छिड़काव कर रहे हैं। कभी कीड़ा के लिए खत्म करने के लिए छिड़काव करना पड़ता है, इससे कई तरह की बीमारियां लग जाती है उसके लिए। जैसे अभी विंटर में क्या करते हैं हम, एक हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल होता है, HMO बोलते हैं, उसको छिड़काव करना जरूरी पड़ता है क्योंकि उसमें स्केल इंसेक्ट ये सब खत्म हो जाता है। कभी कभी माइट्स भी जो आता है ना उसको भी छिड़काव अभी से विंटर से शुरू करके उसको रोकथाम करना पड़ता है। जी, हमने इसके बारे में बात तो कर ली सर, स्प्रे के बारे में बात कर ली, प्रूनिंग के बारे में बात कर ली, पर अगर समय सूटेबल अगर हम कहें कि जब लगाने चाहिए हमें पेड़, तो वो क्या समय रहता है जो सबसे सूटेबल टाइम? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए मैक्सिमम काम जो विंटर में, मैं क्या बोला था पहले, जो बागबानों भाइयों जो ये सर्दी का जो है समय है, मौसम है, इसके लिए इंतजार करता है। एक तो कोई भूल हो गया पूरा साल के, अभी काट छाट करके उसको कर देंगे। अभी जो है ना इसी टाइम में गड्ढा बनाना पड़ता है। अच्छा।
जो सर्दी का टाइम में गड्ढा बना लेंगे तो गड्ढा में नया पौधे लगाएंगे जी। हाँ, तो नया पौधे लगेंगे। जो पौधे मैं क्या बोला, सुप्त अवस्था में आपको पौधे जमीन में लगना चाहिए जी। ठीक है ना। तो मिट्टी में लगने के लिए तो ये जो सीजन है अभी दिसंबर से लेकर, दिसंबर एंड से लेकर मार्च फर्स्ट वीक तक अलग अलग हाइट में, ऑल्टीट्यूड में पौधे लगाया रहता है। तो सबसे आपने ये तो बता दिया कि पौधे लगाए जाते हैं, तो मेरे दिमाग में सृजल बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि पौधे मिलेगा कहाँ से हमें, जो है पौधे की क्वालिटी का हमें कैसे पता चले कि ये पेड़ जो है वो अच्छा है। हम कहाँ से जो है, हमारे किसान भाई जो हैं वो कहाँ से संपर्क कर सकते हैं और पौधा जो है अच्छी क्वालिटी का अच्छा दाम दे के खरीद सकते हैं? ये भी सवाल आप बहुत अच्छा पूछा कि आजकल देखिए फलदार पौधे का क्या होता है, एक बार लगा देंगे 5 साल तक तो आपको कोई फल नहीं है, 5 साल के बाद माने 4-5 साल के बाद ही फल देना शुरू करते हैं। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम जो बोलते हैं जो वो होना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहाँ होगा, जहाँ पर सर्टिफाइड नर्सरी होंगे, जो रजिस्टर्ड नर्सरी होंगे वहाँ से। और नहीं तो जो शॉर्टकट जहाँ चलता है, कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमारा क्षेत्र केंद्र शिमला में हम भी पौधे देते हैं। फिर डॉक्टर वाइस परमान यूनिवर्सिटी जो सोलान में है उन्होंने पौधे देते हैं। आपका कृषि विश्वविद्यालय जो पलमपुर में है वो लोग भी पौधे देते हैं। फिर डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो नवबहार में है वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है ना वो बहुत सारी नर्सरी को सर्टिफाई करते हैं। जो सर्टिफाइड नर्सरी होंगे जी इसके क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलेंगे, उनसे लेना जो है वो बेहतर सौदा रहेंगे। बाकी कोई शौक के तरफ से लगा रहे तो कोई जगह से पौधे आप लगा सकते हैं। ये नहीं है जिसको खाली पौधे लगाना है, जो मेरा बागीचा में सेब भी लगना चाहिए, नाशपाती भी लगना चाहिए, आपका गुड लीडर फॉलो भी लगेंगे। आप लगाने के लिए कोई जगह से लगा सकते हैं कि, लेकिन जहाँ पर आपको चाहिए ट्रू टू टाइप, मतलब यही वैरायटी चाहिए, यही किस्में चाहिए, तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए जहाँ से लेंगे। जैसे आपने भी मेंशन किया 4-5 साल लग जाते हैं सेब बनने में या कुछ, पर आज की डेट में काफ़ी मार्केट में ये जैसे कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी और हाई डेंसिटी क्रॉपिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, वो काफ़ी कम टाइम में हमारे को उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दे देते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए क्या रहता है उनका। हाँ देखिए, पौधे जब लगाना टाइम में ये वाला चीज़ सोचना पड़ेगा जी। मैं पहले भी बोला जी आजकल जो समय है ना उसको चूज़ करने का बहुत आइडियल समय है जी। पहले तो पौधे लगाने के पहले क्या करना पड़ेगा, आपको साइट सिलेक्शन, कौन से जगह में आप पौधे लगाएंगे। फिर होता है आपका मिट्टी का चयन। मिट्टी का आजकल सॉइल टेस्टिंग बहुत कम लोग करते हैं। पौधे लगाने के बाद बोलते हैं हमारा क्या कमी है। पहले पौधे लगाने के पहले ही जमीन का मिट्टी का जांच करा लीजिए। मतलब उसका पीएच लेवल जो है वो पहले जांच करवा लेना चाहिए। बहुत सारे खाली पीएच नहीं है, सॉइल में क्या क्या आपका न्यूट्रिएंट है वो भी पता चला जाता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वाला करके क्या कमी है। ठीक है, थाम रूल में आप बोलेंगे, मैं पहले बोला ये 3 फुट बाई 3 फुट बाई 3 फुट गड्ढा खोदना चाहिए। वो गड्ढा खोदने के चाहिए में बहुत सारे को पता नहीं है जे आधा हिस्सा मिट्टी अलग रखना चाहिए, फिर आधा हिस्सा मिट्टी अलग रखना चाहिए। तो फिर जो नीचे वाला ऊपर वाला मिट्टी पहले है उससे भी खाद मिला के, अभी ये है जो खाद कितना देना है, जब जमीन मिट्टी का जांच हो जाएगा तभी आप उसका अनुपात देकर मिक्स कर सकते हैं। पता नहीं होगा तो फिर अंदाजे से आपको मिलाना पड़ेगा ना। तो थंब रूल क्या है जे 35 ग्राम 70 ग्राम नाइट्रोजन, 35 ग्राम फास्फोरस, 70 ग्राम पोटास, 1 ग्राम मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का। मैं खाद का नाम नहीं लिया। आप बोल सकते हैं आप तो नाइट्रोजन फास्फोरस यूरिया बोला नहीं ना, मैं यूरिया भी बोला नहीं, मैं कैन भी बोला नहीं, मैं कैल्शियम नाइट्रेट कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बोला जी कौन से खाद आपके पास उपलब्ध होंगे तो उसी हिसाब से आप 70 ग्राम 35 ग्राम 70 ग्राम NPK का उसी तरह मिक्सचर बनाइए। फिर आपका जो फार्मयार्ड मैन्योर हम गोबर का खाद बोलते हैं वो 10 kg पर नया जो पौधे लगेगा उसके हिसाब से मिट्टी के साथ मिक्स करके ऊपर वाला जो हिस्सा था वो नीचे चला जाएगा, नीचे जो मिट्टी था वो मिक्स करके ऊपर में आ जाएगा। ये है गड्ढा भरने का बनाने का तरीका। अभी जो बोल रहा है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी मतलब आपका एक जायगा दे दिया, वो जमीन में कितना ज्यादा पौधे आप लगा पाओगे उसको बोलते हैं डेंसिटी पौधे का।
कन्वेंशनल मेथड में ऐसे जो लगाते हैं, कोई भी फार्मर्स क्या करते हैं 6 मीटर बाई 6 मीटर में पौधे लगा रहे हैं, समझ। तो उसमें पर हेक्टर में देखोगे तो बहुत कम पौधे लगते हैं, लेकिन हाई डेंसिटी में आपका 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर में पौधे लग रहे हैं जी। आप देखो कहाँ 6 मीटर बाई 6 मीटर, 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर। हाँ, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए असल रूट स्टॉक भी चाहिए। रूट स्टॉक मान लो मूल ब्रेंथ, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। कोई भी फलदार पौधे के लिए, पर्टिकुलरली आप जब सितोसन फल का बात कर रहे हैं, सब में एक रूट स्टॉक लगता है। वो रूट स्टॉक क्या होता है, कभी कभी सीडलिंग रूट स्टॉक भी होता है, ये जो आपका सीड मिलता है ना, जो वाइल्ड सीड, जंगली सीड, मेनली उसका ही सीडलिंग का हिसाब से यूज करता है। सेब के लिए मेनली यूज करता है जो सेल्फ फर्टाइल जो फ्रूट होता है ना, जो पॉलिनाइजर ग्रुप होता है, तो उसका जो सीड होता है उसको सीडलिंग का हिसाब से ज़्यादा उगाया जाता है। अभी क्या है, जो रूट स्टॉक मैं बोला, जैसे M9 रूट स्टॉक, ये वर्ल्ड फेमस रूट स्टॉक है। वो रूट स्टॉक जब हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आप लगाते हैं तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं ये रूट स्टॉक के लिए। वो क्या है, जे जमीन का मिट्टी इसका भुरभुरा होना चाहिए, इसका सॉइल डेप्थ अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई का बंदोबस्त होना चाहिए। फिर वो रूट स्टॉक लगाने के बाद आपको एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तेज हवा देंगे ना तो विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो वो पौधे अवरूट हो जाता है। तो ये सब जहाँ पर ये सब चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है, वो लोग हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड में जा सकते हैं। हाँ, आजकल सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर भी हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो सिंगल फेदर एक ही टनिया लेकर उसको भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो उसको में हाई डेंसिटी में पौधे कर रहे हैं। जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या है कि सेब जो है वो सेब का राज्य कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जब हम बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ क्या है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है सेब के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि बर्फ़ का और मौसम का, जैसे बारिश का, इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल आप पूछा। देखिए, आप बोल सकते हैं जो पानी दे दे और बर्फ में क्या डिफरेंस है। आप देखिए, बर्फ जब पड़ता है जमीन के ऊपर, आप देखा होगा जो बर्फ पड़ने के बाद वो धीरे धीरे पिघलता है, और धीरे धीरे पिघलता है तो जमीन का अंदर तक चला जाता है। और आप तेज बारिश आएगा, आप देखोगे जब बारिश आ गया ऊपर में गीला करके, अब पानी बह के सब कुछ लेकर चला गया, अब देखोगे नीचे जब खोदोगे वो सूखा रह गया। तो ये डिफरेंस है। जब बर्फ पड़ेंगे, बार बार बर्फ पड़ेंगे तो जमीन नमी भी रहेंगे और उसका नीचे तक उसको जाएंगे, ऊपर में जो भी है जैविक खाद बन के वो मिट्टी को बहुत सारे उर्वरता दे देते हैं, जमीन को बहुत सारा ताज़ा बना देते हैं। जे एक नमी बना के, कोई भी पौधे के लिए जो नमीपन जरूरत पड़ते हैं, तो इसलिए बर्फ को गिनना बहुत जरूरी पड़ता है। सृजल, हमने बात कर ली, हमने स्प्रे की, प्रूनिंग की, सबकी बात कर ली। तो मेन एक बात होती है, जब किसान जो है उसको कई बार जो है सेब से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है। जब उसे कोई बेसिक जैसे प्रॉब्लम्स हैं तो वो कैसे, किससे संपर्क करे और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे। ये तो बहुत अच्छा इशू बोला। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा वहाँ का फर्स्ट मोटो जो है फार्मर्स फर्स्ट। हमारा ऑफिस में जाएंगे, सब जगह में लिखा होता है फार्मर्स फर्स्ट, क्योंकि हम फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, कृषि जगत, कृषि विज्ञानी जो भी है तो कृषि रिलेटेड है, तो फार्मर्स नहीं होगा तो फिर हमारा कहाँ है, अस्तित्व कहाँ है। तो हम भी चाहिए जो फार्मर्स प्रॉब्लम हमारा पास आए, हमारा जो भी उपलब्धि होता है वो फार्मर्स के पास जाए। तो आप जो बोल रहे हैं जी, उनको देखिए, एक तो हम न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो टॉक होते हैं उनके पास पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं, मोबाइल ऐप के द्वारा पहुंचने के लिए। बाकी ट्रेनिंग, हमारा स्टेशन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र केंद्र में हम फार्मर्स को प्रशिक्षण कराते हैं। कभी भी कोई भी एस्पेक्ट में चाहिए, जैसे आजकल ट्रेनिंग पूनिंग, आपका नया अर्चार्ट करेंगे तो उसको कैसे गड्ढा कैसे बनाना है, खाद कैसे मिक्स करना जरूरत पड़ता है। फिर कोई हम भी कराते हैं प्रशिक्षण, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारा द्वारा कराते हैं, जैसे कि अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर,
नाबार्ड ये लोग भी हमारा स्पॉन्सर्ड करके ट्रेनिंग फार्मर्स के पास पहुंचते हैं। हैं। लेकिन कोई फार्मर्स हो सकते हैं वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाया, वो आके खुद हमारा स्टेशन में आ जाए, हमारा जब काम चलेंगे उसके साथ साथ वो देख के उसका भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ अध्यक्ष के से नाते, कि मेरा मोबाइल नंबर कोई नोट कर ले, कोई समस्या होगा तो मेरे से संपर्क करे। मेरा मोबाइल नंबर है 9817075535। तो ये नोट करके कभी भी कुछ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि अलग अलग जो है नाबार्ड वगैरह, जैसे आपने बताया कि सब जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्या ये गांव-गांव में जाके भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं कैंप्स? देखिए अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन जो है वो हमको डिफरेंट गांव में ले जाके कराते हैं, बाकी लोग हमारा स्टेशन में कराते हैं। लेकिन कोई चाहेंगे तो हम गांव जाके भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी, तो सृजल लगता है क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। जी, तो अब सेब की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है? समस्या पे भी बात कर ली, अब सेब की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? देखिए सेब के क्वालिटी का जब बात कर रहे हैं, एक तो है किस्में, जो किस्में है खुद ही एक क्वालिटी दे देते हैं। और आपको एक चीज़ जरूर आपको पता होना चाहिए, जिस सेब लगाने के टाइम में कौन से किस्में कौन से हाइट में होना चाहिए। आप सोचेंगे जो किन्नर में देख लिया कोई वैरायटी जो बहुत अच्छा है, वो जाके आप कोई नीचे फुट हिल्स में आप लगाना चाहेंगे तो बोलेंगे बाद में जे ये तो हमको फ्लावरिंग ही नहीं हुआ, फ्लावरिंग हुआ तो फुट सेट हुआ नहीं हुआ, फुट सेट हुआ तो कम साइज हुआ, कलर नहीं हुआ। तो एक प्रॉब्लम ये वाला आ जाता है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी जो क्वालिटी का बात कर रहे हैं, जो ऑप्टिमम जब आपका फैसिलिटी आप देंगे जब पौधे में, जैसे कि इसका सिंचाई का बंदोबस्त ठीक होना चाहिए, इसका खाद ठीक होना चाहिए, इसका जब काट छाट का जैसे हम बोला जी रोशनी सूरज का किरण ठीक से आना चाहिए, एयर फ्लो ठीक से होना चाहिए जब करेंगे, तो ये सब मिला के जब देंगे तब एक क्वालिटी सेब आपको देखने का मिलेगा। आपने बहुत अच्छा बताया कि शरद ऋतु में जो है हमें जो है एक प्रॉपर टाइम मिलता है, जो हम गलतियां पहले कर चुके हैं उनको सुधारने का। क्यों सृजन? और साथ ही साथ जो सही समय है हमारा जो ग्रो करने का, उगाने का एप्पल, वो भी सर्दियां हैं। सर बहुत सारी नई चीज़ें हमें इनके थ्रू आज जानने को मिली हैं। और कहते हैं कि जो अब जैसे कि जो हम ये चारों तरफ जो हमने गड्ढे की बात बताई हमें, क्या एक पेड़ों में जो चूना लगाया जाता है, अक्सर हमने पेड़ देखते हैं उनमें जो चूना लगाया जाता है पेड़ों में, तो उसको लगाने का क्या मकसद है? देखिए अब जो देखते हैं, हाँ ठीक है, कोई जगह खाली चूना भी लगा सकते हैं, चूना का लगाने का भी एक मकसद है। जैसे कि हमको डायरेक्ट सनलाइट जो टेनिया में पड़ता है ना, उसमें कैंकर डिजीज आता है, एक एप्पल का डिजीज आता है कैंकर, तो उसको कम करने के लिए हम ट्रेनियों में चूना लगाने के बोलते हैं। और आप जो बोलते हैं आमतौर के हम जो चूना खाली देखते हैं वो चूना नहीं है, चूना के साथ कॉपर सल्फेट एक नीला तोता होता है, वो मिला के इसको एक फंजीसाइड बन जाता है। तो वो उसको रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए, कीड़ा के रोकथाम के लिए वो वाला लगाया जाता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपने इतना हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे को नई नई इन्फॉर्मेशन आपने बहुत सारी शेयर की हमारे साथ। एक बार सारे दर्शकों के लिए एक बार अपना नंबर प्लीज़ आप रिपीट कर दें, तो एंड करने से शो पहले एक बार आप बता दें तो। मेरा नंबर है 9817075535। किसानों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश को सेब का राज्य कहा जाता है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।